हेलो दोस्तों, स्वागत आपका है ऑनलाइन यूट्यूब चैनल और अवध कोचिंग क्लासेस पर। जैसा आपको पता है कि भारतीय भूगोल की जो श्रृंखला चल रही है, विशेष रूप से जो आरपीएफ कांस्टेबल में पिछले सालों में जो आए हुए सवाल हैं उनको हम लोग देख रहे हैं। उस पर जो अच्छे से कहा था उसको क्वेश्चनों को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे सवाल आपके आगामी एग्जाम में आपको मिलेगा। ठीक है, ऐसे देखने के लिए मिल जाएगा क्योंकि आरपीएफ आप देखें कि अब स्टार्ट हो गया, आपका 2 मार्च से स्टार्ट है नहीं। तो आपको ये सवाल कई सारे देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज जो हमारा होगा वो पार्ट जो भाग होगा 9 होगा, यानी इससे पहले आपके पास 8 वीडियो आगे पहुंच चुके होंगे, है नहीं। तो जल्द देखते हैं 20 क्वेश्चनों की इस श्रृंखला में आज का पहला क्वेश्चन हमारा क्या होने वाला है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से किसको प्राथमिक चट्टान के रूप में जाना जाता है। प्राथमिक प्राइमरी रॉक्स किसे कहते हैं? आग्नेय चट्टानों को, रूपांतर चट्टानों को, अवसादी चट्टानों को, या इनमें से कोई नहीं। देखिए जो प्राथमिक चट्टानें होती है ना, वो किसे कहते हैं? हम लोग कहते हैं आग्नेय चट्टानें। जो इग्नियस रॉक्स है उसे कहते हैं प्राथमिक चट्टानें। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे तो पृथ्वी पर सबसे पहले इन्हीं चट्टानों को क्या होता है? निर्माण होता है। पृथ्वी पर सबसे पहले ये क्या हुई थी? निर्मित हुई थी। इसीलिए इन्हें कहा जाता है निर्मित हुई। इसीलिए इन्हें कहा जाता है क्या? आपको प्राथमिक चट्टानें या फिर जनक चट्टानें। फिर इन्हीं चट्टानों से, यानी जो इग्नियस रॉक से, इसी चट्टानों के टूटने फूटने या उसमें प्रेशर टेम्परेचर पड़ने की वजह से अवसादी और रूपांतर चट्टानें बन जाती हैं। ठीक है, आग्नेय चट्टान। अब आग्नेय चट्टानों में आप देखेंगे तो एक दो उदाहरण आपको मिल जाते हैं। जैसे पर मैं आपसे कहूं कि एक है आपका क्या? ग्रेनाइट। ग्रेनाइट, तो ग्रेनाइट जो होता है वो आपका कैसा होता है? तो आपका आग्नेय चट्टान होता है। ठीक है, फिर इसी मिल जाएगा आपको क्या? बेसाल्ट। बेसाल्ट चट्टान कैसी होती है? तो ये भी होती है कैसी? आग्नेय चट्टान होती है। फिर इन्हीं चट्टानों के टूटने फूटने से, इन्हीं चट्टानों के टूटने फूटने से आपको बनेगा अवसादी चट्टान, सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है ना, क्या मिलेगा? सेडिमेंट्री रॉक्स। इसी चट्टान में आपको जितने भी खनिज तेल होते हैं ना, इस चट्टान में आपको क्या मिलेगा? खनिज तेल, कोयला। ठीक है, कोयला, पेट्रोलियम आदि की प्राप्ति होती है। ठीक है, अवसादी चट्टानों को हम लोग परतदार चट्टान भी कहते हैं। परतदार चट्टान कहते हैं, परतदार चट्टान कहते हैं। बाकी जो रूपांतरित चट्टान है, ये आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टानों के ही क्या है? रूप परिवर्तित है, जिसे हम लोग रूपांतरित चट्टान कहते हैं। बाकी अवसादी चट्टानों में अगर कहा जाए कि एग्जाम्पल में क्या होता है तो क्या क्या आता है इसमें? तो इसमें से आपको चूना पत्थर, चूना पत्थर, जैसे डोलोमाइट, डोलोमाइट, जैसे आपका आ गया चाक। ठीक है, क्या आ गया? आपका चाक आ गया। जैसे कोयला भी इसी का एक उदाहरण है। ठीक है ना, कोयला हो गया, बलुआ पत्थर हो गया। ठीक है, बलुआ पत्थर हो गया। ठीक है, तो ये सभी उसी के क्या है? उदाहरण है। ठीक है, तो इधर ये चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं: आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित। इंडिया गेट कहाँ पे स्थित है? मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता या फिर नई दिल्ली? ठीक है, कहाँ पे इंडिया गेट? तो इंडिया जो गेट है ये तो आपको मिलेगा कहाँ पे? नई दिल्ली में मिल जाएगा। कहाँ मिल जाएगा? नई दिल्ली में मिल जाएगा। ठीक है, इंडिया गेट। लेकिन मुंबई में क्या है? मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया है। गेटवे ऑफ इंडिया है, इसे हम लोग कहते हैं क्या? भारत का प्रवेश द्वार इसे कहेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? भारत का प्रवेश द्वार। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, जबकि इंडिया गेट ये दिल्ली में है। ठीक है, कहाँ पे है? दिल्ली में है। हालांकि इसके अलावा देखेंगे दिल्ली में बहुत सारी चीजें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। ठीक है ना, दिल्ली में क्या क्या चीजें आपको मिल जाएंगी? जैसे देखो यहाँ पे एक तो मिल जाएगा आपको कौन सा? अक्षर धाम मंदिर, ये है। इसके अलावा आपको यहाँ भी मिल जाएगा जिसे हम लोग बोलते हैं क्या? जंतर मंतर। जंतर मंतर, हालांकि जंतर मंतर कई जगहों पे है, लेकिन
जो जयपुर का जंतर मंतर है वो यूनेस्को की सूची में क्या है, शामिल है। कौन सा वाला, जयपुर वाला, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखोगे यहीं पे मिलेगा आपको क्या, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। तो ध्यान रखिए, भारत में निर्मित पहली मस्जिद कौन सी है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। कहाँ पे, जो आपका कुतुब मीनार परिसर है वहीं पे ये है, ठीक है, वहीं पे है ये। उसके अलावा आप देखेंगे तो कुतुब मीनार तो है ही है, कुतुब मीनार है, ठीक है। इल्तुतमिश का मकबरा भी है। उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे हुमायूं का मकबरा है, हुमायूं का मकबरा है। इसके अलावा निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो का भी मकबरा है, ठीक है, दिल्ली में ही है, ठीक है। किसका, तो निजामुद्दीन औलिया व अमीर खुसरो का मकबरा यही मिल जाएगा आपको देखने के लिए, ठीक है। तो ये सब दिल्ली में है, ठीक है, ये सब दिल्ली में ये आपको मिल जाएगा। उसके अलावा देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन नवीकरणीय है। नवीकरणीय का मतलब होता है कि ऐसा संसाधन जो कह सकते हैं कि रिन्यूएबल क्या हो, रिसोर्सेस हो, ठीक है, रिन्यूएबल रिसोर्सेस हैं। लकड़ी, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम या फिर कोयला। ये कह रहा कौन सा, नवीकरणीय संसाधन है, ठीक है। क्या है, नवीकरणीय संसाधन आपको इसमें मिल जाएगा, ठीक है। नवीकरणीय संसाधन है कोयला, यूरेनियम, प्राकृतिक गैस। तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो नवीकरणीय है, ठीक है, तो इन ऑप्शनों में अगर देखा जाएगा तो इसके हिसाब से तो लकड़ी ही यहाँ पे मैच करेगा, क्योंकि ये जो प्राकृतिक गैस है, यूरेनियम है या कोयला है, ये तो फिलहाल के लिए आपके नहीं है, ठीक है। तो ये ऑप्शन के हिसाब से तो आपका यही है, लकड़ी, ठीक है। समय के संदर्भ में जीएमटी का क्या अर्थ है, ग्रीनविच मीन टाइम, जनरल मेरिडियन टाइम नहीं, ये क्या है, ग्रीनविच मीन टाइम है, जो कि लंदन से गुजरता है। ये कहां से गुजरता है, लंदन से ये लाइन क्या होती है, गुजरती है, ठीक है। इसी ग्रीनविच मीन टाइम को ही हम लोग कहते हैं क्या, अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा, या प्रधान यामोत्तर रेखा कह लें, या प्रधान मध्याह्न रेखा कह लें। यही रेखा जो है वो 0 डिग्री क्या है, देशांतर रेखा है। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा को ही अन्य नाम देते हैं, कई सारे नाम देते हैं इसको, ठीक है। धूपगढ़ डैडस की सबसे ऊंची चोटी है, सतपुड़ा श्रृंखला, अरावली, नीलगिरी, गर्जत पहाड़ी। तो देखिए धूपगढ़ जो है ना, ये सतपुड़ा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि ये कहाँ मिलेगा, एमपी में। कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। धूपगढ़ सब लग समथिंग 1350 मीटर की क्या हाइट की है ये पहाड़ी, ठीक है, धूपगढ़। क्यों, सतपुड़ा पर अन्य भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि पंचमढ़ी और धूपगढ़ ये चोटियां कहाँ की हैं, सतपुड़ा श्रृंखला की हैं। और सतपुड़ा कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। अरावली इसका सबसे विस्तार तो राजस्थान में है। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो माउंट आबू पे है, कौन सी, गुरु शिखर। कौन सी है, गुरु शिखर, जो कि क्या है, 1722 मीटर की ये हाइट की है, ठीक है, 1722 मीटर की क्या है ये हाइट की है, ठीक है। जबकि नीलगिरी पहाड़ी जो है, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो है डोडा बेट्टा, ठीक है, कौन सी है, डोडा बेट्टा, जो लगभग ये भी 2600 के आसपास में है, ठीक है। प्रसिद्ध पर्वतीय पर्यटन स्थल
कोडाई कनाल डैश डैश पे स्थित है। कहाँ है? नीलगिरी पर्वत पर, कार्डरमम पर्वत पर, पालनी पर्वत पर, जवादी पर्वत पर। ये कोडाई कनाल क्या है? ये क्या है? हिल स्टेशन है जो कि कहाँ पे है? पालनी पहाड़ी पे है। कहाँ पे है ये? पालनी पहाड़ी पे है। और पालनी पहाड़ी जो है ना, जो पालनी पहाड़ी है, ये स्पेशली देखेंगे तो ये तमिलनाडु में है। ये कहाँ पे है? ये है तमिलनाडु में। कहाँ पे है? तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु में ये पहाड़ी है, पालनी पहाड़ी। और उस पहाड़ी पर कोडाई कनाल क्या है? एक हिल स्टेशन है, ठीक है, स्वास्थ्यवर्धक स्थान है। निम्नलिखित में से किसने पहली बार पाया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? न्यूटन, डाल्टन, आइंस्टाइन, कॉपरनिकस। भाई किसने ये पाया या समझा कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है? ठीक है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। न्यूटन, डाल्टन, आइंस्टाइन या कॉपरनिकस। अगर इसमें आप देखेंगे तो कॉपरनिकस आपको ये डाटा से मिल जाएगा, क्योंकि बाकी लोग का इसमें मैच नहीं खाता है। कॉपरनिकस ने ही बताया कि भाई जो पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर लगाती है नहीं, ना कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाती है। ठीक है, तो ये क्या है? भू केंद्रित सिद्धांत इन्होंने दिया था। यानी भू केंद्रित सिद्धांत का मतलब ये है कि अच्छा यहां देखोगे सूर्य, एक था सूर्य केंद्रित। टॉलेमी ने बताया, टॉलेमी ने बताया कि सूर्य जो है उसका जो सूर्य है वो पृथ्वी का चक्कर लगा रही है। टॉलेमी ने बताया। जबकि कॉपरनिकस ने बताया कि नहीं, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है। तो कॉपरनिकस ने यह बताया था। बिग बेन कहाँ स्थित है? बिग बेन कहाँ स्थित है? बर्लिन में, न्यूयॉर्क में, ठीक है, न्यूयॉर्क में, पेरिस में, या फिर लंदन में, या फिर लंदन में। तो बिग बेन स्थित है ये लंदन में। कहाँ पे है? लंदन में, ठीक है। जैसे एफिल टावर पेरिस में। निम्न में से कौन भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान है? पहला पूछ रहा है। पेरियार, कॉर्बेट, वेलावदार राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर। तो पहला पूछ रहा है, तो पहला तो कौन सा है? ये आपका है जिम कॉर्बेट, है नहीं। ये कहां पे है? नैनीताल। नैनीताल कहां? तो उत्तराखंड। कब स्थापित हुआ? 1936 में। लेकिन जब स्थापित हुआ था ना, जब स्थापित हुआ था तब इसका नाम क्या था? तब इसका नाम था हेली नेशनल पार्क। तब इसका नाम था, ठीक है। अभी वर्तमान में इसका नाम क्या है? वर्तमान में इसका क्या नाम है? तो वर्तमान में इसका नाम है राम गंगा नेशनल पार्क। क्यों? क्योंकि इस राष्ट्रीय उद्यान से रामगंगा नदी का क्या है? प्रवाह क्षेत्र है, इसीलिए इसे रामगंगा नाम रखा गया है। और रामगंगा कन्नौज में जाके गंगा से क्या होती है? मिल जाती है। हालांकि ये जो आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, ये इसी में टाइगर रिजर्व भी स्थापित किया गया और भारत का पहला टाइगर रिजर्व था। ठीक है, वो भारत का पहला टाइगर रिजर्व था। 1972 या 73 में निर्मित हुआ। बांदीपुर वाला तो ये कर्नाटक में है। ये कहाँ पे है? कर्नाटक में है, ठीक है। बाकी पेरियार वाला ये केरल में है। पेरियार एक नदी भी है। पेरियार एक व्यक्ति भी थे जो साउथ इंडिया में दलितों के लिए सुधार या सामाजिक कार्य करता थे। असम में बराक घाटी डैश डैश के लिए प्रसिद्ध है। बराक घाटी कुटीर उद्योग और चाय के उत्पादन के लिए, धान के उत्पादन के लिए और बांस के उत्पादन के लिए। देखो बराक क्या है ना, बराक आप देखेंगे तो ये बराक एक नदी भी है। बराक क्या है? एक नदी है, ठीक है, जिसकी मुख्य धारा क्या है? मेघना कहलाती है। तो बराक की मुख्य धारा मेघना है। तो अब क्योंकि असम में बराक घाटी है, तो असम में तो सबसे ज्यादा क्या होता है? चाय का उत्पादन ही तो होता है। तो ये क्या है? चाय के उत्पादन के लिए फेमस है कौन सी? बराक घाटी, ठीक है। तो बराक घाटी ध्यान रखना कि बराक क्या है? एक नदी है। और बराक की जो मुख्य धारा है वो मेघना कहलाती है। मेघना जो आगे चलकर गंगा और ब्रह्मपुत्र दो नदियां मेघना में ही मिलती हैं, और मेघना के नाम से सुंदरवन के डेल्टा के पास यानी ब्रह्मपुत्र और जो गंगा नदी है वो आपको बंगाल खाड़ी में अपना नद जल गिराती हैं। फिर देखिए एफिल टावर डैश में स्थित है। एफिल लिखा, एफिल होता है।
पेरिस जर्मनी, इटली, इनमें से कोई नहीं, तो ये है पेरिस यानी कि फ्रांस में। ठीक है, और पेरिस जो है वो किस नदी के किनारे है, तो ये है सीन नदी के किनारे। शीन नदी के किनारे आपको स्थित है कौन सा, एफिल टावर। चंडीगढ़ निम्न में से किस तलहटी हिस्से में बसा है, चंडीगढ़ निम्न से किस तलहटी हिस्से में बसा है, शिवालिक, शिमला, मोरनी पहाड़ी, या इनमें से फिर कोई नहीं, इनमें से फिर कोई नहीं। तो देखिए इसके लिए सही आंसर क्या है आपका हो जाएगा इसके लिए, क्योंकि चंडीगढ़ जो देखेंगे तो ये पंजाब के जस्ट ऊपर वाले हिस्से में है और हिमाचल प्रदेश के पड़ोस वाले हिस्से में है। तो यहाँ पे जो होगा ना शिवालिक पहाड़ी आप कह सकते हैं, कौन सा होगा, शिवालिक पहाड़ी वाले कह रहे तलहटी में बसा हुआ ना, तो ये शिवालिक हिमालय जो है उसी के तलहटी में है, चंडीगढ़ हो जाएगा। ठीक है, भारत में दक्षिण का अन्न भंडार के नाम से किसे जाना जाता है, करूर को, तंजावुर को, श्रीरंगम को, या तिरुचिरापल्ली को। ये लिखा है दक्षिण का अन्न भंडार, ये कहते हैं तंजावुर को, जो कि ये कहां पे है, तमिलनाडु में है। कहां पे है ये, तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में। ठीक है, तंजावुर या तंजौर भी कहते हैं इसे। अगला, इनमें से किस राज्य को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है, उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात, हरियाणा। तो ये है पंजाब, क्योंकि पंजाब में ही ये लिखा हुआ है, एक का मतलब क्या है पंज और दूसरे का अर्थ है आब, तो पंज मतलब हो गया 5, आब मतलब होता है पानी, पानी का मतलब नदी। तो 5 नदियों की भूमि किसे कहते हैं, पंजाब को कहते हैं। ठीक है, पंजाब को कहते हैं। ठीक है, देखिए निम्न में से किसका उत्पाद काली क्रांति से जुड़ा हुआ है, काली क्रांति, कोयला, सरसों, मछली, या कच्चे तेल का उत्पाद। अब देखो काली क्रांति का मतलब यहां आप कोयला से तो नहीं लगा सकते हैं, है नहीं, कोयला से नहीं लगा सकते हैं, लगेगा कि हो सकता है कोयला, लेकिन कोयला नहीं है, क्या है, कच्चे तेल का उत्पादन, या यहां पे लिख सकते हैं पेट्रोलियम उत्पादन। भाई पेट्रोलियम क्या है, कच्चा तेल ही तो, पेट्रोलियम उत्पाद। ठीक है, पेट्रोलियम उत्पाद भी हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, तो ये है काली क्रांति से इसका संबंध रखेंगे, काली का मतलब हो गया कृष्ण, ये भी सवाल पूछ सकता है कृष्ण क्रांति। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे कच्चे तेल उत्पादन या पेट्रोलियम उत्पाद से। अब देखिए भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे ज्यादा बारिश होती है, चेरापूंजी, अगुम्बे, माशीराम, इनमें से कोई नहीं। माशीराम जो जगह है यहाँ पे होता है, माशीराम जगह जो है कहाँ पे है, तो ये मेघालय में, मेघालय में है। मेघालय के कहाँ पर, तो खासी, खासी पहाड़ी के दक्षिण में ये स्थान क्या है, स्थित है। ठीक है, जहां पे दुनिया की सबसे अधिक वर्षा होती है। ठीक है, और मानसीराम के ही पड़ोस में चेरापूंजी भी है, वो दुनिया का दूसरा सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है, पहले वही था लेकिन बाद में मानसीराम बन गया। ठीक है, मानसीराम बन गया। और जहां पे सबसे कम वर्षा होती है, अगर ये देखा जाए भाई भारत में सबसे कम वर्षा कहां पर होती है, तो वो कौन सा है, लेह। लेह में क्या होती है, सबसे कम वर्षा होती है, सबसे कम वर्षा होती है हमारे भारत में। ठीक है, तो भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होता है, लेह में। लेह मतलब लद्दाख की क्या है, राजधानी है। अगला देखिए, अगला सवाल आपका है कि चिल्का झील जो भारत के खारे पानी के सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है, निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है, तो कहेंगे ये कहां पे है, ओडिशा। ओडिशा के तट पर, कहां पे, बंगाल की खाड़ी, ओडिशा के तट पर बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, तो यानी कि जो चिल्का झील है ये बंगाल की खाड़ी से क्या है, लगा है। ठीक है,
और चिल्का जो झील है ये क्या है आप देखेंगे तो ये भारत का पहला रामसर साइट है। चिल्का झील, ध्यान रखिएगा कि एक क्या है, एक लैगून झील है, ठीक है। यानी कि लैगून का मतलब है ये समुद्र से बना हुआ है, और समुद्र से बना होगा तो समुद्र का पानी कैसा होगा, समुद्र का पानी खारा होगा। समुद्र का पानी कैसा होगा, खारा होगा। तो जो चिल्का झील है इसके डाटा एक और ध्यान रखना कि ये भारत का पहला, ये क्या है, रामसर स्थल है। यानी कि भारत का पहला ये आर्द्र भूमि है जो रामसर स्थल में शामिल किया गया था, शायद 1981 के आसपास में किया गया था ये। जो चिल्का झील है, चिल्का झील में ही क्या है आपको देखेंगे तो यहाँ पे क्या है आपका जो जो जल सेना है उसकी ट्रेनिंग यहीं पे होती है। यानी कह सकते हैं जल सेना की ये ट्रेनिंग सेंटर भी है, ट्रेनिंग सेंटर भी है, ट्रेनिंग सेंटर भी है जल सेना का यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा इसी चिल्का झील में ही नलबाना पक्षी विहार भी है, नलबाना पक्षी विहार, ठीक है। तो इसी चिल्का झील में आपको नलबाना पक्षी विहार मिलेगा, क्योंकि नलबाना एक क्या है, आइलैंड है नहीं, नलबाना क्या एक आइलैंड है, इसी झील में है, तो उसी झील पर भी पक्षी विहार भी स्थित है, ठीक है। तो ये चिल्का जो झील है ये भारत का सबसे बड़ा क्या, खारे पानी की झील है। कैसी है, खारे पानी की झील है। कहाँ स्थित है, तो ये तट पर स्थित है, किसके, उड़ीसा के तट पर। लेकिन देखिएगा अगर ये आ जाए कि भाई भारत वर्ष का सबसे बड़ा, ठीक है, खारे पानी की अंतःस्थलीय झील, अंतःस्थलीय झील पूछता है तो बताएंगे वो कौन सा है, तो बताएंगे आपका वो है सांभर झील, ठीक है, सांभर झील, जो कि कहाँ पे है, राजस्थान में। अंतःस्थलीय का मतलब है कि जिसकी सीमा समुद्र से ना लगी हो, यानी कि वो लैंड के बीच में हो, यानी चारों तरफ भूमि हो और फिर क्या हो, एक झील हो, ठीक है। तो सांभर झील जो है ये भारतवर्ष की सबसे बड़ी क्या है, अंतःस्थलीय इनलैंड, ठीक है, सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और जबकि समुद्र से लगा हुआ सबसे बड़ा कौन सा है, वो चिल्का है। कौन सा है, चिल्का हो जाएगा। अगला देखिएगा, इडुक्की बांध किस नदी के ऊपर बनाया गया है, पेगुम पेगुम्ब हल्ला नदी, अलियार नदी, वेदवती नदी या पेरियार नदी। देखो इडुक्की बांध जो है ना वो पेरियार नदी बना है, और ये कहाँ पे है, केरल में। कहाँ पे है, केरल में है। तो जो केरल नदी पे है ना, इस पे भी एक और क्या है, बांध है, इसका नाम क्या है, मुल्ला पेरियार बांध, ठीक है। मुल्ला पेरियार बांध वो भी केरल नदी पे ही स्थित है, वो भी क्या है, केरल नदी पर ही, पेरियार नदी पे स्थित है मुल्ला पेरियार बांध। अच्छा याद लिख लो यहाँ पे, इसी नदी पर एक और भी बांध है जिसका नाम क्या है, मुल्ला पेरियार बांध, मुल्ला पेरियार बांध, ये भी केरल में है और इसी नदी पे है, ठीक है, इसी नदी पे है। आगे देखिए, असम की बराक घाटी डैश डैश के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा ये फिर से सवाल रिपीट हो गया है। तो देखो असम की जो बराक घाटी है ये तो ठीक है, किसके लिए है, चाय के लिए, चाय के उत्पादन के लिए। ध्यान देखिएगा पश्चिम बंगाल में एक जगह पड़ता है दार्जिलिंग, ठीक है, दार्जिलिंग, दार्जिलिंग ये है कहाँ पे, वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। तो दार्जिलिंग, तो दार्जिलिंग की चाय भारत में बहुत ही फेमस है, ठीक है। लेकिन सबसे अधिक चाय का उत्पादन असम में होता है। तो दार्जिलिंग की चाय को क्या मिला है, जीआई टैग, जीआई टैग
प्राप्त करने वाला भारत का पहला उत्पाद है। ये पहला उत्पाद है। कब मिला था? तो 2004 में मिला था। कब मिला था? 2004 में मिला था। ठीक है, पहले देखिए आज का अंतिम सवाल, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? सूर्य, चांद, गैनीमेड या टाइटन? तो देखिए सूर्य का सौर मंडल का सबसे बड़ा जो उपग्रह है वो कौन सा है? गैनीमेड है। ठीक है, और ये क्या है आपका? बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह का क्या है? उपग्रह है ये। ठीक है, तो आप देखेंगे सबसे ज्यादा उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? तो आपको मिलेगा कौन सा? शनि। कौन सा मिलेगा? शनि। और सेकंड अब हो गया बृहस्पति। ठीक है, अब टाइटन देखेंगे तो टाइटन ये शनि का उपग्रह है ना। ये किसका है? शनि का उपग्रह है। ठीक है, तो हालांकि ये खोजे गए उपग्रहों में पहला उपग्रह था। अगर आपसे ये सवाल आ जाए कि पहला उपग्रह कौन सा है खोजा गया, तो टाइटन है। टाइटन आप देखा होगा कि इसी नाम से आपने देखा होगा, घड़ी वड़ी भी आती है नहीं? तो ये टाइटन हो गया, गैनीमीड हो गया। चांद यानी चंद्रमा, मून की बात करते हैं, है नहीं? तो ये क्या है? पृथ्वी का, ठीक है, एकमात्र प्राकृतिक क्या है? उपग्रह है। ठीक है, उपग्रह है। ठीक है, तो इन सबको दाता को ध्यान रखना। अब यहीं पे अगर वर्तमान में देखा जाए कि मैं वर्तमान के लेकर बात कर रहा हूं, वर्तमान में सर्वाधिक उपग्रह किसके हैं? तो शनि के। ठीक है, ये वर्तमान की मतलब मैं अभी बात कर रहा हूँ भाई 2025 की। ठीक है ना, 2025। ठीक है, 2025 का मतलब ये है मार्च 2025। ठीक है, अभी का डाटा ये है, लेकिन क्योंकि होता क्या है कि ये जो शनि ग्रह है और बृहस्पति है, ये इसमें जब ग्रहों उपग्रहों की खोज होती है तो संख्या बढ़ती घटती रहती है। तो अभी तक तो शनि है, आगे चलकर हो सकता है कि ये सेकंड पे आ जाए। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी होंगी। लेकिन एक सवाल और भी पूछता है आपका कि देखिए जो चंद्रमा यानी चांद जिसे बोलते हो, चंद्रमा पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है, गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का क्या है? 1/6 है। ठीक है, 1/6 है। यानी कि पृथ्वी पे जितना भी गुरुत्वाकर्षण बल लगता है उसका 1/6 कहाँ लगता है? तो चंद्रमा यानी कि चांद पर लगता है। कहाँ पे लगता है? चांद पे लगता है। ठीक है, चंद्रमा के अध्ययन को हम लोग चंद्रमा के अध्ययन को हम लोग सेलेनोलॉजी कहते हैं। और चंद्रमा पे जो रेत पाई जाती है उन्हें हम लोग शांति सागर कहते हैं। क्या बोलते हैं? शांति सागर कहते हैं। और चंद्रमा जो है उसकी कह सकते हो रोशनी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो ये देखिए, तो इसको आपको इतना डाटा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आज हमारे 20 क्वेश्चन हो गए जो विशेष रूप से भूगोल से संबंधित थे। तो आई होप की चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी और इसका अच्छे से आप एनालिसिस भी कर रहे होंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।